हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लेटर। दिस इज शिवानी सोलंकी। आज हम लोग साइक्लोन निसर्ग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, साइक्लोन निसर्ग ने महाराष्ट्र की कैपिटल से 85 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ मुरुड जंजीरा टाउन में लैंडफॉल किया, जिसकी वजह से वेडनेसडे को पूरे स्टेट में भारी बारिश हुई। आफ्टर 72 ईयर्स किसी साइक्लोन ने स्टेट को हिट किया है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सो दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे साइक्लोन निसर्ग का। आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन। देन वी विल सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ साइक्लोन। एक साइक्लोन को नाम कैसे दिया जाता है और इसका प्रोसेस क्या है। एंड आफ्टर दैट एट द एंड वी विल कंक्लूड आवर टॉपिक विथ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, अ प्रोजेक्ट that run by the government of India to mitigate the risk of cyclone. So this is the tracked pathway of cyclone निसर्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जून को इसकी जो स्पीड थी वो 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की थी, जब इसका फॉर्मेशन काफ़ी पीक पर था साइक्लोन का। धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ा 3 जून को इसकी स्पीड और बढ़ गई, 100 to 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब आप देखेंगे कि अभी भी इसने लैंड को हिट नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे ये लैंड की तरफ बढ़ा, यहाँ पर मुंबई आप देखेंगे इसने लैंडफॉल मुंबई पे नहीं किया। मुंबई से थोड़ा दूर दैट इज़ 85 किलोमीटर्स अवे मुरुड जंजीरा टाउन में इसने इसका लैंडफॉल किया। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए 3 जून को इसकी स्पीड थी 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ा नासिक पे इसने हिट किया विद स्पीड ऑफ 70 to 80 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद ये आगे बढ़ा धुले में 4 जून को इसकी स्पीड हो गई 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे जब हम ट्रैक कर रहे हैं तो वी आर नोटिसिंग कि जब ये सी लेवल पे है, दैट इज जब ये ओशन में है, तो ओशन में यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है 90 to 100 किलोमीटर, 100 to 110 किलोमीटर। लेकिन जब इसने लैंड को हिट किया तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो गई, दैट इज 70 to 80, देन 50 to 60। तो हम लोग ये फिनोमेना कि इसकी स्पीड जो है वो लैंड को हिट करने के बाद कैसे कम हुई और इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। बेसिकली साइक्लोन की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे a cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure। तो सिंपल शब्दों में कहें तो साइक्लोन क्या है। साइक्लोन एक बड़े पैमाने पर एयर मास है जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक मजबूत सेंटर के चारों ओर घूमता है। सो साइक्लोन्स मेजरली 2 टाइप के होते हैं, एक है मिड लैटिट्यूड या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आज हमारा मेन फोकस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे होगा, बिकॉज साइक्लोन निसर्ग वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हम आज इसी की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पे जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। अब अगर चाइना सी में देखें तो यही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टाइफून्स कहलाते हैं। इंडियन ओशन में हम इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। कैरेबियन सी में ये हरिकेन्स कहलाते हैं। यूएसए में इसे टॉर्नेडो कहते हैं और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज। सो बेसिकली नाम डिफरेंट है लेकिन इनका फॉर्मेशन एक ही है, ये ओवरऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं। तो आज देखते हैं हम कि ये इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, फॉर्मेशन प्रोसेस इसके एक्चुअली में क्या है। तो आइए देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर के पास केवल वार्म ओशन वाटर पे बनते हैं। एक साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के ऊपर वार्म मॉइस्ट एयर सरफेस के पास से ऊपर की ओर उठती है। जैसे यह हवा समुद्र की सतह से ऊपर और दूर जाती है, यहाँ सरफेस के पास कम हवा होती है। सो बेसिकली गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती है और नीचे ओशन सरफेस पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आसपास के हाई प्रेशर एरिया वाले क्षेत्र से हवा लो एयर प्रेशर एरिया वाले क्षेत्र में बढ़ती है। फिर यह नई शांत हवा गर्म और नम हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ जाती है।
और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। जैसे ये वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर की ओर बढ़ती है तो इसके अंदर का जो पानी है वो ठंडा होता है और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। ये पूरा सिस्टम क्लाउड और विंड का घूमता है और बढ़ता रहता है और इनकी एनर्जी मिलती है ओशन की हीट से, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होगी वाटर उतना इवेपोरेट होगा ओशन सरफेस से, उतनी ज़्यादा जो विंड है वो वार्म होगी, मॉइस्ट होगी और क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर के पास ही बनते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और ये एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है साइक्लोन्स को मूव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। जैसे जैसे ये स्टॉर्म सिस्टम रोटेट होता है ये और फास्ट होता जाता है और जितना फास्ट होता है धीरे धीरे ये एक आई का फॉर्मेशन करता है सेंटर में। ये आई स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये काफ़ी काम होती है और क्लियर होती है। इसका मतलब यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो एयर हाई प्रेशर एरिया से आई के अंदर इनवर्ड मूव करती है लो प्रेशर एरिया की तरफ। जब विंड की स्पीड रोटेटिंग स्टॉर्म में 39 mph 63 किलोमीटर पर आवर की होती है तब हम इसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। लेकिन जब ये विंड स्पीड 74 mph 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर लेता है तो ये स्टॉर्म ऑफिशियली ट्रॉपिकल साइक्लोन या हरिकेन कहलाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यूजुअली वीक हो जाते हैं जब ये लैंड को हिट करते हैं, क्योंकि इन्हें इनकी जो एनर्जी है वो वार्म ओशन वाटर से मिल रही है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो जैसे जैसे ये ओशन से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी एनर्जी भी रिड्यूस होती जाती है और जब ये लैंड को हिट करते हैं तब इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये कोई मेजर स्ट्राइक कर सकें। हालांकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफ़ी दूर तक जाते हैं और कई सेंटीमीटर की बारिश करते हैं। हवा की जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, तो ये एक मेजर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंप्लीट फॉर्मेशन। अब क्योंकि हर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन या किसी भी साइक्लोन को एक पर्टिकुलर नाम से पहचाना जाता है या उसे एक आइडेंटिटी दी जाती है। सो नाउ वी विल सी कि किस तरीके से एक साइक्लोन को नाम दिया जाता है, ये प्रोसेस कब स्टार्ट किया, क्या ऑर्गेनाइजेशन है और ये किस तरीके से काम करती हैं। सो इन 2000 ग्रुप ऑफ नेशंस जिसे WMO दैट इज़ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एंड एस्केप दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक, इन्होंने नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन की नेमिंग स्टार्ट करी। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड दैट इज़ इन 2000, इसमें टोटल 8 कंट्रीज थी जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सो हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग 8 नाम सजेस्ट किए साइक्लोन्स के और इसी तरीके से टोटल 64 नाम दिए गए जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो पैनल थी दैट इज पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन PTC ने फाइनलाइज करी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट है और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है वो है ओनिल एंड द लास्ट नेम इज अम्फान। सो आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा को अभी रिसेंटली साइक्लोन अम्फान ने हिट किया। सो दिस नेम दैट इज साइक्लोन अम्फान वाज गिवन बाय थाईलैंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द लास्ट नेम। सो हाउ द न्यू साइक्लोन दैट हिट द महाराष्ट्र गॉट इट्स नेम। सो लेटर यहाँ पे 5 नई कंट्रीज और ऐड करी गई जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। तो टोटल अब यहाँ पे 13 कंट्रीज हो गई हैं और एक नई लिस्ट वापस फाइनलाइज करी गई बाय PTC दैट इज पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर कंट्रीज ने अपने अकॉर्डिंग 13 नाम सजेस्ट किए हैं ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और इसमें सबसे पहला नाम है निसर्ग एंड दिस नेम वाज गिवन बाय बांग्लादेश। अब आप देख सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है या कहीं हिट करता है तो उसका नाम रखा जाएगा गति, और गति ये नाम किसने दिया है। बट वन क्वेश्चन अराइजेज हियर कि हमें साइक्लोन को नाम देने की ज़रूरत क्यों है। सो आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। देखिए, नंबर और टेक्निकल टर्म के बदले अगर हम साइक्लोन के लिए नामों का यूज़ करेंगे तो इससे लोगों को याद रखना आसान हो जाता है। आम जनता के अलावा ये साइंटिफिक कम्युनिटी, मीडिया और डिज़ास्टर मैनेजर की भी मदद करता है।
एक रीजन में अगर मल्टीपल साइक्लोन सिस्टम है तो उन्हीं सभी साइक्लोन्स की इंडिविजुअली पहचान करना, उसके प्रोग्रेस के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और कम्युनिटी की तैयारी में तेज़ी से प्रचार प्रसार करने में भी ये बहुत मदद करता है। और अगर मल्टीपल साइक्लोन सिस्टम है तो उनके टेक्निकल टर्म्स में भी कंफ्यूजन हो सकता है। सो अगर हम उन्हें कोई नाम दे देते हैं तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। बेसिकली एक साइक्लोन हमेशा किसी न किसी स्पेसिफिक एरिया को हिट करता है, वहाँ के लोगों को हिट करता है और काफ़ी डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आम लोगों तक उसकी जानकारी बहुत सरल शब्दों में पहुँचाई जाए। तो अगर हम उसके टेक्निकल नामों का यूज़ करेंगे तो शायद आम लोगों को वो चीज़ें समझ में ना आए, शायद हम उतनी अवेयरनेस ना वहाँ तक पहुँचा पाएँ और शायद हम लोगों को सही समय पर आगाह न कर पाएँ। सो अगर हम इसके बदले नामों का यूज़ कर लेते हैं तो लोगों तक वो जानकारी काफ़ी आसानी से पहुँच जाती है। मीडिया को भी ये सहूलियत रहती है कि वो आसानी से सरल शब्दों में लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाएँ, उसमें मदद कर पाएँ। सो बेसिकली अगर हम टेक्निकल टर्म्स के बदले नामों का यूज़ करते हैं तो एक बेटर अवेयरनेस सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक प्रॉम्प्ट अवेयरनेस सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ में आम लोगों को काफ़ी ईजिली हम काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। एज इंडिया लाइज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट का इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है। भारत की 7,500 किलोमीटर की तटीय रेखा में लगभग 5,700 किलोमीटर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के इम्पैक्ट के लिए हाईली वल्नरेबल हैं। एंड एज इन 2020 हम अब तक 2 साइक्लोन्स की मार झेल चुके हैं, साइक्लोन अम्फान एंड साइक्लोन निसर्ग। एंड ऑन 8 जून 2020 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एक तीसरे साइक्लोन का भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है उड़ीसा में। तो इन सभी साइक्लोन्स की मार से बचने के लिए और इनके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, लोगों को इनसे बचाने के लिए भारत का वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो इस पर काम करता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट दैट इज NCRMP के बारे में। NCRMP एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक करता है। बेसिकली ये प्रोग्राम एक एक्स एंटी रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम है। इसका मतलब कि किसी भी साइक्लोनिक डिज़ास्टर से होने वाले डैमेज को कम करने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए पहले से ही क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये प्रोग्राम इस पर वर्क करता है। ये प्रोजेक्ट गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सपोर्ट से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चलाती है। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव कोस्टल इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाते हुए इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में साइक्लोन्स के इफ़ेक्ट को कम करने, लोगों और बुनियादी ढांचों को आपदा से बचाने के लिए अनुकूल बनाना है। दैट इज़ इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी भी तरीके के साइक्लोनिक इफ़ेक्ट के जो डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स आ सकते हैं उनको हम कम कर सके, उनको हम मिनिमाइज कर सके या मिटिगेट कर सकें। देखते हैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब और कैसे हुई। 14 जनवरी 2011 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच NCRMP से संबंधित फाइनेंसिंग एंड प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स साइन किए गए। सो बेसिकली व्हेन द फेज 1 वाज स्टार्टेड, तो यहाँ पर 2 स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट 31 मार्च 2018। फेज 2 की बात करें तो ये फेज 2 2015 जुलाई से स्टार्ट हुआ और ये 5 साल तक चलाया जाएगा, मतलब इसकी एंडिंग डेट है मार्च 2020। तो इसके अंदर सबसे पहले फेज में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा गवर्नमेंट थी, लेकिन अब यहाँ पर गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को भी इसमें कवर किया गया। इस प्रोजेक्ट में फेज़ 1 में फाइनल कॉस्ट 2,541.60 करोड़ की आई, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने 1,985.68 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया एज अ अडेप्टेबल प्रोग्राम लोन, जबकि फेज़ 2 में जो फाइनल कॉस्टिंग थी वो 2,361.35 करोड़ रुपए की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टमेंट 1,881.20 करोड़ रुपए का है। So the remaining amount was distributed among the central and the state government
और स्टेट गवर्नमेंट ने कंपोनेंट बी के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि रिमेनिंग सारे कंपोनेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है. सो बेसिकली इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम. अब इस प्रोजेक्ट के कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं. देखिए, इस प्रोजेक्ट ने 13 साइक्लोन प्रोन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आइडेंटिफाई किया है विद वेराइंग लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी. अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी इसने स्टेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कैटेगरी 1 फॉर हायर लेवल वल्नरेबिलिटी एंड कैटेगरी 2 फॉर लोअर लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी. पहले हम लोग कैटेगरी 1 हायर लेवल वल्नरेबिलिटी स्टेट्स को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 स्टेट्स हैं जो अगर साइक्लोन से हिट होते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हो सकता है. तो देखते हैं, सबसे पहले हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे. गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. तो ये पांचों स्टेट जो हैं वो हायर वल्नरेबिलिटी स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं. अब डिस्कस कर लेते हैं लोअर वल्नरेबिलिटी स्टेट्स को. तो यहाँ पे देखेंगे रिमेनिंग 8 जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं वो कैटेगरी 2 की हैं, जिसमें वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए दामन एंड दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, लक्षद्वीप, केरला, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं. इस प्रोजेक्ट के मेन एम को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इस प्रोजेक्ट का बेसिकली मेन एम क्या है कि हम जितने भी साइक्लोन्स हिट कर रहे हैं उनसे होने वाले डिस्ट्रक्शन को हम लोग मिनिमाइज कर सके. और मिनिमाइज हम लोग कैसे करेंगे कि हम पहले से ही ऐसे मेजर्स लें जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कम हो, क्योंकि इट्स अ नेचुरल डिजास्टर. आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाली तबाही को हम ज़रूर कम कर सकते हैं. सो इस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने होंगे. तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो मेजर्स लिए गए हैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक स्ट्रक्चरल मेजर्स, दूसरे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स. तो ये सारे मेजर्स हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. So the first and the very important measure that has to be taken is the early alarm and better communication. इसे हम अपने पास के डिजास्टर्स एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं. देखिए, उड़ीसा में 1999 में सुपर साइक्लोन ने हिट किया था. एट दैट टाइम उनके पास इतनी बेटर टेक्नोलॉजीज नहीं थी जिससे वो इमीडिएट और प्रॉम्प्ट वेदर फोरकास्टिंग कर सके. सो दे हैड टू रिलाई ऑन अदर स्टेट फॉर देयर वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स. एज यूजुअल अगर आप किसी और स्टेट के ऊपर निर्भर हैं अपनी वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स के लिए, तो वहाँ से कोर इन्फॉर्मेशन आने में, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आने में डिले होता है. वैसा ही उड़ीसा के साथ हुआ. दे कुडंट गेट द इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम. तो उन्हें वो अर्ली अलार्म नहीं मिला, जिसकी वजह से द उड़ीसा गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ उड़ीसा वर नॉट प्रिपेयर्ड. वो प्रिपेयर नहीं थे और जैसे ही साइक्लोन ने हिट किया तो वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों की उस साइक्लोन में जान गई. एंड द कम्युनिकेशन पूरी तरीके से, वहाँ के जो कम्युनिकेशन थे वो भी फेल हो चुके थे. सो द स्टेट वॉज कम्प्लीटली आइसोलेटेड विद द अदर वर्ल्ड. सो तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास पहले से ही राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो उससे हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, सही मेजर्स ले सकते हैं और उस डिजास्टर से होने वाले इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. Along with early warning, we must have some structural measures to face the cyclone condition. तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए मल्टीपर्पस साइक्लोन शेल्टर्स. ये मल्टीपर्पस साइक्लोन शेल्टर्स क्या करते हैं? देखिए, जब साइक्लोन हिट करता है स्टेट को तो वो सबसे पहले वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है. सो वी शुड हैव मल्टीपर्पस साइक्लोन शेल्टर्स जिसमें हम लोगों को वहाँ पर रख सकें. तो इस प्रोजेक्ट के अंडर मल्टीपर्पस साइक्लोन शेल्टर्स ना सिर्फ बनाए जाते हैं बल्कि उनका प्रॉपरली मेंटेनेंस भी किया जाता है, ताकि कभी भी अगर साइक्लोन हिट करता है स्टेट को तो वहाँ पर हम इमीडिएट लोगों को शिफ्ट कर सके. दूसरा इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चरल मेजर है, वो है ब्रिजेस और रोड का कंस्ट्रक्शन. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी साइक्लोन ने स्टेट को हिट किया है तो वहाँ के रोड्स और ब्रिजेस वेल मेंटेन्ड हो, क्योंकि अगर ब्रिजेस और रोड्स वहाँ के वेल मेंटेन नहीं होंगे तो साइक्लोन से होने वाली जो भारी बारिश है जिसकी वजह से वहाँ का जो पूरा एरिया पानी से भर जाता है, तो हम वहाँ पे मल्टीपर्पस साइक्लोन शेल्टर से लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे और उन्हें एक बेटर सेफ प्लेस पे पहुँचा नहीं पाएंगे. सो दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेजर क्या है?
कि हम रोड्स और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करें, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और तीसरा जो एक मेजर है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एम्बार्कमेंट्स। देखिए, अगर हम किसी साइक्लोन के लैंड को हिट करने से पहले ही इफ वी आर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग इट्स स्पीड, रिड्यूसिंग इट्स इम्पैक्ट, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेजर दैट वी कैन डू। तो यहाँ पर अगर हम कोस्टल एम्बार्कमेंट्स क्रिएट करते हैं तो कोस्टल एम्बार्कमेंट्स एक बैरिकेड, एक बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से साइक्लोन के लैंड पे हिट होने से पहले ही उसकी स्पीड को रिड्यूस किया जा सकता है और उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ द लास्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द अंडरग्राउंड केबलिंग। देखिए, सबसे पहले अगर जो आपको एक फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, वो ये होता है कि अगर किसी स्टेट में साइक्लोन ने हिट किया है तो वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो जाता है। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, वहाँ का टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पूरी तरीके से चला जाता है, एंड वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से हमें वहाँ की एक्चुअल कंडीशंस, वहाँ की एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं पता चल पाती है और ना ही हम वहाँ पर किसी भी तरीके की अर्जेंट हेल्प प्रोवाइड कर पाते हैं। सो द फोर्थ इम्पॉर्टेंट मेजर जो इस प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया है वो है अंडरग्राउंड केबलिंग का। इसके तहत जितने भी साइक्लोन प्रोन स्टेट्स हैं उसके अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग होगी। अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रोविज़न है, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर साइक्लोन हिट करता है तो वहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफ़ेक्ट ना हो, वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर पाएँ और हम लोग उन्हें इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड कर पाएँ। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चरल मेजर्स जो इस प्रोजेक्ट के अंदर लिए गए हैं, और ये सभी मेजर्स अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे जाएं तो डेफिनेटली हम लोग एक बहुत बड़े डिजास्टर रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर की बात करें तो सबसे पहले लोकल कम्युनिटीज़ जो डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं किसी भी साइक्लोन के हिट होने से उस स्टेट में, उन्हें वेल ट्रेन होना चाहिए, उन्हें इतना केपेबल होना चाहिए कि वो उस डिज़ास्टर को बीट कर सके। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इन्हांस किया जाता है। साथ में स्टेट, सेंट्रल और लोकल लेवल पर भी डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन कैपेसिटी को और मजबूत बनाया जा सकता है ताकि हम इस पूरे एजेंडा को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। सो वी कैन कंक्लूड है कि एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए इट इज़ वेरी क्रूशियल कि हम रेलेवेंट एक्टर्स तक एक्यूरेट कोर इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करें। साथ ही अगर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को स्किलफुली डेवलपिंग नेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो वहाँ भी हम डिज़ास्टर से होने वाली डेथ को रिड्यूस कर सकते हैं, और ये हम 1999 के सुपर साइक्लोन डिज़ास्टर और 2000 के साइक्लोन डिज़ास्टर से कंपेयर करके देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। इन क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।